हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेकर आ गए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को पढ़कर कुछ न कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन हैं और इसमें से कुछ न कुछ आप लोगों के सवाल परीक्षाओं में ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा और मज़ा तो आना चाहिए। जीवन में अगर मज़ा ना आए तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि दूरी, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है तो यह होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब समझिए। प्रकाश वर्ष वह एक दूरी मात्रक होता है दूरी का, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लंबी दूरियों को माप सकते हैं। और प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतने के करीब होता है। यानी इसको हम लोग पूरा 9 की जगह 10 मान लें तो 10 के पावर हम लोग 16 लिख सकते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं कि मतलब प्रकाश वर्ष जो है वह पैमाना है दूरी मापने का, जिससे इतनी दूरी मापी जा सकती है, मीटर में होती है। याद रखिएगा। अगर आप लोगों को आवाज़ सही जाए तो आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को ये एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे, और ऐसे सवाल जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं और ज़रूर आते हैं। तो देखिए कि एक जो होता है प्रकाश वर्ष जो होता है, इससे भी बड़ी एक इकाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं। याद रखिएगा। पारसेक जो होता है इस प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। ये जो पारसेक होता है इस प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। ये और कितना बड़ा होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इतना याद रखिएगा कि पारसेक जो होता है दुनिया में सबसे बड़ी इकाई है जो दूरी मापने की है। मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग पारसेक बोल सकते हैं। और यह लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और ये क्या होता है कि इसमें देखिए कि इसमें जो होता है पारसेक से एक छोटा होता है, हम लोग इसको बोलते हैं पारसेक से छोटा होगा प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से छोटा होगा, प्रकाश वर्ष से छोटा होगा खगोलीय दूरी। क्या होगा? खगोलीय दूरी। ये सब याद रखिएगा। ये सब परीक्षा में पूछ देता है, लेकिन ये पूछेगा जरूर कि इसका मान दे देगा, और ऐसे पूछेगा कि 3.26 प्रकाश वर्ष किसके बराबर है या किसके बराबर नहीं है, तो ऐसे पूछ देता है। नहीं तो ऐसे पूछ देगा कि सबसे दूरी, सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो ये वो होता है प्रकाश वर्ष। आगे देखिएगा कि पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, किससे गुणा करते हैं, तो ये इसका मान होता है 0.4536 के द्वारा। हम लोग जब गुणा करेंगे तो क्या होगा कि जो पाउंड है वह किलोग्राम में बदल जाएगा। यानी एक पाउंड में इसको हम लोग एलबी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एलबी से। और एक पाउंड में क्या होता है कि 453 ग्राम के करीब, 453.6 ग्राम के करीब वजन होता है। तो हम लोग इसी से हम लोग गुणा कर देंगे। जब इससे हम लोग गुणा करेंगे इसमें दशमलव लगा के, तो यह किलोग्राम में बदल जाएगा। यहाँ देखिए ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में ग्राम में से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम लोग गुणा करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा कि 1000 से गुणा जब 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, और इसी से गुणा करेंगे तो कोई भी 1 ग्राम की वस्तुएं हैं, इससे भाग देंगे तब होगा। लेकिन हम लोग इसके द्वारा जब हम लोग गुणा करेंगे तो यह पाउंड जो है इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है किलोग्राम में बदल जाएगा। अब देखिए कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो होता है 0.01 के बराबर होता है। मतलब हमें ये कह सकते हैं कि माइक्रोन एक म्यू, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू का मान होता है 10 की पावर -6 मीटर।
और इसी को जब हम लोग बदलते हैं तो यह कहीं ना कहीं 10 की पावर -3 mm के करीब चला जाता है। आगे देखिएगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान मापने के कई मतलब फार्मूले होते हैं, मतलब कई तरीकों से तापमान को मापा जा सकता है। और देखिए केल्विन के अलावा थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। केल्विन और एक होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, एक होता है र्यूमर, र्यूमर होता है, एक होता है वो केल्विन हो गया। इस तरह से एक फार्मूला लिख कर बता देते हैं, C/5। हाँ, एक होता है फ़ारेनहाइट। अभी देखिए याद आ गया, यह फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट जो होता है इसका एक फार्मूले से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, C/5 F-32/9। और एक होता है K-273/5 और एक होता है R/4। इन फार्मूलों से हम लोग क्या करेंगे कि तापमान को बदल सकते हैं, इधर मतलब एक राशि से दूसरे में बदल सकते हैं। यही वाला फार्मूला होता है C/5 F-32 K-273/5 और R/4। इसको आप लोग याद करिएगा, ये फार्मूला बहुत काम आता है, ये फार्मूला हमेशा काम आता है और ये फार्मूला कहीं ना कहीं लोगों को फंसा देने का काम करता है। और देखिए तापमान जो होता है, तापमान का एसआई मात्रक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। और इस केल्विन में देखिए कि जो एक होता है ट्रिपल पॉइंट, जो उसका जैसे किसी भी वस्तु का जो त्रिक पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि एक सवाल पूछता है कि त्रिक पॉइंट क्या किसी को कहते हैं, त्रिक पॉइंट, त्रिक बिंदु किसको बोलते हैं, किसी वस्तु का त्रिक बिंदु तापमान क्या होता है। तो यह एक ऐसा तापमान होता है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, ठोस, द्रव और गैस, यह एक ऐसा तापमान होता है जिस पर पदार्थ की एक ही तापमान पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु। मतलब कि यह एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर मतलब कोई भी पदार्थ, किसी भी मतलब पदार्थ यानी द्रव्य का वह तीनों पॉइंट जैसे ठोस, द्रव, गैस बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु। आगे देखिएगा कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है कौन चीज होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसी यूनिट मतलब इकाई मतलब एक ऐसा मीटर होता है जो क्या करता है कि विभवांतर को मापता है। और विभवांतर अगर नहीं रहेगा तो यह वोल्ट मीटर का पैमाना कुछ बताता नहीं है। और क्या होता है कि इसको हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। तो बताइए कि आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है। तो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। मतलब कि यह आवर्तकाल किस में होगा और किस में यह किससे संबंधित है। तो देखिए कि जब कोई लड़का एक झूला झूलता है, इधर उधर गति करता है, झूले पर ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे ऐसे, तो इसका आवर्तकाल पूछ देता है कि झूले का आवर्तकाल क्या होता है। दोलन का जो पेंडुलम का, घड़ी के पेंडुलम का आवर्तकाल पूछता है, हमेशा यही पूछता है कि घड़ी के आवर्तकाल कितना होगा। तो यह कहीं ना कहीं 2 सेकंड इसको टिक करना चाहिए। 2 सेकंड टिक करेंगे तो यह आंसर सही माना जाएगा। आगे देखिए कि टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। मतलब टेकोमीटर क्या करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह चाल मापता है, टेक ऑफ। देखिए इसको टेक ऑफ से टेक ऑफ, जैसे नहीं बोलते हैं टेक ऑफ कर रहे थे लोग, एक्सीडेंट हो गया, तो टेकोमीटर मतलब स्पीड को मापेगा। क्या करेगा, स्पीड को मापने का काम करेगा टेकोमीटर। इस पीडीएफ में लगभग 100 क्वेश्चन है और 100 के 100 ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिजिक्स के हैं। देखने में तो छोटे से लगेंगे, हल्के लगेंगे, लेकिन यह कहीं ना कहीं परीक्षाओं में दिमाग खराब कर देते हैं और आते हैं। और ऐसे सवालों को करने में लोगों की मतलब थोड़ी सी
हालत तो ख़राब होती है और ज़रूर होनी चाहिए। और सवाल तो ऐसे हैं जो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सवालों को बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा हल्का लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा हल्का में नहीं लेना चाहिए। सवाल हल्के नहीं होते हैं, सवाल भारी भी होते हैं, सवाल कठिन भी होते हैं। जब आपको सवाल आएगा तो आप कहेंगे कि सवाल क्या था, कि लो लेवल का था, लो लेवल का था। जब आपको सवाल नहीं आएगा तो बोलेंगे कि हाई लेवल का था। यानी मतलब आपको सवाल आना चाहिए। तो मैं ये मेरी यह कोशिश है कि आप लोगों को लगभग 100 ऐसे क्वेश्चन करवाऊँ रोज़ाना, जिसमें से कुछ न कुछ सवालों के मतलब डिस्कशन आप लोगों में फंस जाए। और परीक्षाओं में जब ऐसे सवाल फंसेंगे तो आप लोग परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करेंगे। और देखिएगा, आगे देखिए कि किन दो भौतिक राशियों का मान समान होता है। तो बल और दाब का। देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल होता है, याद रखिएगा। आर्द्रता मापी, देखिए एक होता है आर्द्रता मापी यंत्र जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर। और एक होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रो। और एक होता है हाइड्रो। तो आप लोग इस हाइड्रोमीटर को बताइएगा कि हाइड्रोमीटर किस चीज़ को मापता है। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइग्रो और हाइड्रो में अंतर होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता को मापता है, लेकिन हाइड्रोमीटर किसी दूसरे चीज़ को मापता है। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उत्तर जरूर दीजिएगा कि हाइड्रोमीटर क्या करता है। देखिए, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप किसको मापता है? तो यह घूमती हुई वस्तु को मापने का काम करता है। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कि इस तरह से घूम रही है। कोई चक्का मान लीजिए, कोई पहिया मान लीजिए, वह घूम रहा है। तो इसको घूमती हुई वस्तुओं को मापने का काम करते हैं। इस तरह से घूम रहा है, बार बार घूम रहा है। तो इसको जो गायरोस्कोप क्या करता है कि आप लोग देखे होंगे गायरोस्कोप, जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लोब 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 जो होता है, ग्लोब ग्लोब देखे होंगे आप लोग। ग्लोब जैसे कुछ आकृतियां होती हैं जो गोल होती हैं, उनको उनमें लगा होता है गायरोस्कोप, कि मतलब उनकी स्पीड बता देता है कि वो कितनी तेजी से घूम रही है। तो घूमती हुई वस्तुओं को मापने का काम करता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में कितनी राशियां होती हैं। तो यह राशियां 7 होती हैं। एसआई पद्धति में जो राशियां होती हैं, यह कितनी राशियां होती हैं आप लोगों को बताना है। तो एसआई पद्धति में जो राशियां होती हैं 7 होती हैं। जो इन राशियों को हम लोग बोलेंगे दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी के बाद मान लीजिए समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। फिर उसके बाद एक होता है तापमान। यह राशि है तापमान। तापमान तापमान के बाद होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। फिर क्या होता है कि एक होता है ज्योतिष तीव्रता, कि कितने हुए? 4। और यहाँ पे ज्योतिष ज्योतिष ज्योति तीव्रता 5 हो गए। और एक होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। एक और है जो कौन सा छूट गया है? दूरी। एक होता है द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान वाला छूट गया है थोड़ा सा, मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। देखिए, यहाँ से देखेंगे, दूरी का मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक होता है सेकेंड। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर।
द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। इन सब को याद रखिएगा। और एसआई पद्धति की शुरुआत हुई थी 1971 में। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। पेरिस एक स्थान पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है, इससे एक फायदा होता है कि मतलब विदेशों में भी हम लोग अगर किसी द्रव्यमान वाली वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु भारी है जिसका हम लोग को वजन नापना है, इसको अगर हम लोग कहीं पर मतलब विदेश में भी जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि 1 केजी दे दो, तो आदमी समझ जाएगा, क्योंकि वो अभी एसआई पद्धति से ही पढ़ाई किया है और हम लोग भी एसआई पद्धति को ही पढ़े हैं। अगर हम लोग को कोई मान लीजिए कि कपड़ा लेना है, विदेश में कपड़ा लेना है और उसकी लंबाई को मापना है, तो हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे। और विदेशों में भी वही चीज़ मीटर में प्रयोग होती है। यानी हम लोग एसआई पद्धति इसलिए बनी कि लोगों को सुविधा हो, इसीलिए यह एसआई पद्धति बनी। और एसआई पद्धति बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि विदेशों में जो लोग थे, हमारे देश, दूसरे देश, जो अलग अलग देश होते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग मापने की पद्धतियाँ थीं, तो लोगों को दिक्कत होती थी। इसलिए इसको हम लोग मतलब लोगों ने मिलकर बनाया। हम लोगों ने मतलब पूरे देश के लोगों ने अपनी सहमति से एसआई पद्धति को बनाया। सन 1900 राजधानी थी फ्रांस की पेरिस, यहाँ पर बना था। और इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा जो और अन्य राशियाँ होती हैं जो इसी से बनी होती हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जो होती है इसी एसआई मतलब इन्हीं सातों से मिलके जो बनती है उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। आगे देखिएगा कि प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है किस चीज की? तो दूरी मापने की। अभी पीछे हम आप लोगों को बताएं कि प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणे 10 के पावर कितना बताए थे? 15 मीटर के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा। और इससे बड़ा एक होता है पारसेक। पारसेक का मान होता है, पारसेक जो होता है उसका मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। आगे देखिए प्लांक नियतांक का मात्रक होता है तो जूल प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबक से देखिए, चुंबक क्या होता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और चुंबक के 2 ध्रुव पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ ध्रुव। इसमें से क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ दोनों विपरीत ध्रुव होते हैं। अगर हम लोग एक और चुंबक लेते हैं, उसमें से हम लोग अगर नॉर्थ से नॉर्थ को इम्प्लीमेंट मतलब एक और सटाएंगे तो यह क्या करेगा कि दूर जाने की कोशिश करेगा। और वहीं पर अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ को ले लेते हैं तो क्या करेगा कि नॉर्थ और साउथ को अगर ले लेते हैं तो यह एक तरफ मतलब खींचने का काम करेगा। तो चुंबक का गुण होता है, क्या करता है कि यह लोहे को खींचता है और अपने ही समान ध्रुवों को विकर्षित मतलब दूर करने का कोशिश करता है और अपने से विपरीत ध्रुव जो होते हैं उनको आकर्षित करने का कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों को देखिएगा कि और इस चुंबक की एक और खासियत होती है कि अगर आप इसको हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग इसको गर्म कर देते हैं तो इसकी चुंबकशीलता खत्म हो जाती है। इस चुंबक की चुंबकशीलता क्या होती है? खत्म हो जाती है इसको गर्म करने से। एक और चीज होता है, इसको और एक चीज करेंगे पीटने से। आप लोग इसको पीटेंगे, पीटने पर इसकी जो है चुंबकशीलता खत्म हो जाती है। अब 2 चीजों से यह चुंबक मतलब खराब होता है, गर्म करने से और पीटने से। तो आप लोग किसी भी चुंबक को देखेंगे, आप लोगों के पास अगर कोई मशीन है जैसे जिसमें स्पीकर लगा हो, आप लोग देखे होंगे स्पीकर वाली मशीनों में जो एक चुंबक लगा होता है इस तरह से गोल होता है और इस एक काला सा होता है, देखने में
बहुत अच्छा लगता है, बहुत चिकना होता है। और ये क्या होता है, इसको आप लोग निकालिए और इसको आप लोग गर्म कर दीजिए। फिर ये आप लोग इस लोहे को, इस चुंबक को जब आप लोग गर्म कर देंगे तो चुंबक को गर्म करने के बाद पाएंगे कि यह चुंबक लोहे को नहीं आकर्षित कर रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी घड़ी होती है जो अणुओं से चलती है। तो इसी से हम लोग मापते हैं। बहुत छोटे समय को मापने के लिए जो होती है आणविक घड़ी जो होती है वह मापती है। और इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं सीजियम घड़ी होती है। सीजियम मतलब इसमें धातु लगे होते हैं। जो सीजियम 133 जो होता है इस मतलब धातु का प्रयोग होता है। और सीजियम 133 धातु से के कणों के कंपन से कंपन जो होते हैं वो होते हैं 91 से शुरू होता है। ये बहुत लंबा मतलब नंबर होता है, 91, 92। या आप लोग मोबाइल नंबर मत समझिएगा। 91, 92, 63, 17, 70, 63, 17 और 70। या आप लोग मोबाइल नंबर मत समझिएगा। क्या होता है कि इतने कंपन करता है। अगर इतने कंपन जो करता है, इतने कंपन करने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में सीजियम का परमाणु, सीजियम 133 का परमाणु जो होता है 1 सेकेंड में 91, 92, 63 और 17, 70 बार कंपन कर देता है। और यही चीज, इसी चीज को जब हम लोग माप लेते हैं तो उसको, उसमें जो समय लगता है वह 1 सेकेंड का लगता है। तो याद रखिएगा कि 1 सेकेंड में सीजियम परमाणु, सीजियम 133 जो होता है, 133 सीजियम का 133 जो परमाणु होता है वह मतलब 1 सेकेंड में इतना कंपन कर देगा। तो इससे पता चल जाता है। यही मतलब एक बहुत छोटा पैमाना होता है। इतना सोचिए, इतना अंदर से मतलब पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है। आगे देखिए कि फेमटो क्या होता है। फेमटो बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। फेमटो यानी फर्मी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग कहीं ना कहीं फर्मी बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। और फर्मी जो होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। और इसी फर्मी से हम लोग परमाणु की क्या नापते हैं, परमाणु के नाभिक को मापते हैं। क्या मापते हैं, नाभिक को मापने का काम करते हैं, नाभिक को मापते हैं। और एक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है एक फर्मी के बराबर परमाणु का नाभिक होता है। और एक एंगस्ट्रॉम के बराबर क्या होता है, इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। और यह मतलब नाभिक के अणुओं को नाभिक के अणुओं को, परमाणुओं का मान होता है, नाभिक के परमाणुओं की साइज होती है। और एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 जो होता है, यह होता है नाभिक के नाभिक का मतलब परमाणु के नाभिक का। और यह किसी पदार्थ के परमाणुओं की साइज होती है। तो इन दोनों में जो अंतर होता है 10⁵ का अंतर होता है। यही पूछ देता है कभी कभी। अब देखिए एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता यानी शक्ति, शक्ति का इकाई क्या होती है, तो इसको डायोप्टर बोलते हैं। देखिए शक्ति का मात्रक होता है पावर। शक्ति को बोलते हैं हम लोग पावर बोलते हैं, मात्रक नहीं, पावर बोलते हैं। और पावर का मात्रक होता है वाट, वाट होता है। अब देखिए इसको याद करने का एक तरीका है कि अगर आपके पास शक्ति आ जाएगी तो किसी की भी वाट लगा सकते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या होती है, तो रोएंटजन होती है। रोएंटजन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे किरण की खोज की थी, एक्सरे किरण की खोज की थी। तो एक्सरे से ही कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि यह नाभिकीय मात्रा दी जाती है। रोएंटजन जो थे यह एक्सरे की खोज किए थे। एक्सरे की खोज करने की वजह से रोएंटजन को ही हम लोग इसको टिक करेंगे। और देखिए क्या होता है कि एक और होता है फर्मी होता है। और मैडम क्यूरी का नाम आप लोग सुनेंगे। तो इनको मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता, क्या होता है, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता के लिए हम लोग मैडम क्यूरी को
मैडम क्यूरी को इनाम मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और रदरफोर्ड भी थे, उनको भी मतलब रेडियो सक्रियता के मात्रक में मतलब इनाम मिला था। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय सिद्धांत जो होता है, सार्वत्रिक गुरुत्व सिद्धांत होता है, उसकी बीमा जो होती है ये वाली होती है यम, इसको बोलेंगे m-1 l पर प्लस t3 और t पर -2। अब सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है इसको हम लोग अगर देखेंगे तो कैपिटल जी के बारे में बात कर रहा है, या कहीं ना कहीं कैपिटल जी के बारे में बात कर रहा है, और इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। और यह जो होता है कि इसको हम लोग कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का एक मतलब परिभाषा होती है कि दो द्रव्यमानों के बीच उसकी दूरी के मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और समानुपाती होता है। मतलब कि अगर F जो होगा m1 m2 बटे r² इस तरह से बराबर करेंगे। अगर G यहाँ पे है तो, अगर G नहीं होता है तो यही F बराबर हो जाता है इस तरह से। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह m1 और m2। फिर होता है एक और होता है F, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, और यहाँ पे r² करेंगे। और जब इन दोनों को लेंगे तो इसको हम लोग जब G लगाएंगे तो यह नियतांक होता है। और इसी के बारे में यह गुरुत्वाकर्षण बीमा जो दिया है, एक सेकेंड, ये जो बीमा दिया है उसकी बात कर रहा है कि मतलब यह इसी G का मान निकाल। तो इस G का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इस G का मान निकालने के लिए F से लेंगे, F बराबर G m1 m2 बटे r²। और फिर अगर G बराबर कर रहे हैं तो R इधर जाएगा, तो G बराबर हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा ये F इंटू r² बटे m1 इंटू m2 बराबर, अगर F का मान लेंगे तो न्यूटन, इसको करेंगे तो मीटर², पर इसको इसका kg लेंगे तो kg²। अब देखिए न्यूटन का फार्मूला होता है कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो द्रव्यमान का फार्मूला होगा kg और त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे यहाँ से kg इंटू kg करेंगे तो 1 kg से 1 kg कट जाएगा, और यही चीज़ ऊपर जाएगा तो यह kg माइनस में होगा, तो इसको हम लोग m से प्रदर्शित करेंगे और -1 लिख देंगे। और यह जो m1 और m2 यहाँ पर जुड़ कर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लंबाई यानी लेंथ को l से प्रदर्शित करेंगे और इसको 3 लिखेंगे क्योंकि प्लस है, और यह फिर ऊपर जाएगा तो टाइम t में इसको हम लोग लेंगे और यह -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी इसका यह बीमा निकल जाएगी। आगे देखिएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, लंबाई की कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रकाश वर्ष होता है। अभी प्रकाश वर्ष के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन पीछे देख चुके हैं आप लोग। आगे देखिएगा कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है। दाब की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और दाब को हम लोग एक और चीज में मापते हैं, पास्कल। दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल। पास्कल जो होता है दाब को मापने का काम करता है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एक काम करिएगा कि छोटा सा काम है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है देखने में तो ऑनलाइनर हैं, लेकिन आप लोगों के मतलब परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते हैं, और इसीलिए मैं सवालों को लिखकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आगे देखिएगा कि हाइड्रोलिक मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो पास्कल का सिद्धांत होता है। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय इंडक्शन का मात्रक होता है, क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और चुंबकीय इंडक्शन का मात्रक होता है टेस्ला।
आगे देखिएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये सब आप लोगों को पता होगा। चुंबकीय पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब समझ जाइए कि पृथ्वी से सूर्य, एक यहाँ पे बनाते हैं पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग ई से डोनेट करते हैं, इसको दर्शाते हैं, और यहाँ पे बना देते हैं सूरज। यहाँ से ये सूरज बन गया और दागता हुआ सूरज है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं सन से। इसके बीच की जो दूरी होगी, अनुमानित जो दूरी होगी, इसके बीच की जो अनुमानित दूरी होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आगे देखिए कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। अब देखिए घनत्व का क्या फार्मूला होता है, तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यही पूछ रहा है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम मतलब आयतन क्या है, तो यह घनत्व होता है। और घनत्व का फार्मूला से ही आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका जो होता है, अब देखिए घनत्व से कुछ और सवाल होते हैं। जो घनत्व, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो वस्तु डूब जाएगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो वस्तु क्या करेगी कि डूब जाएगी। क्या करेगी, डूब जाएगी, वो वस्तु डूब जाएगी। याद रखिएगा कि जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा वो वस्तु डूब जाएगी, और जो जिस चीज का घनत्व कम होगा वो वस्तु तैरेगी। क्या करेगी, तैरेगी। याद रखिएगा कि जिन वस्तुओं का घनत्व ज्यादा होगा, आप लोग देखे होंगे। इस घनत्व का एक मैं उदाहरण बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए कि एक नदी है, उस नदी में कोई मृत शरीर जा रहा है, मतलब लाश जा रही है, तो वह लाश का जो होता है, जो लाश होती है उसका जो हेड होता है, मतलब इस तरह से बॉडी हम लोग बनाते हैं, इस तरह से बॉडी बनाते हैं। और ये क्या होता है कि ए वाला चीज ऐसे सीधा ना होकर के, हेड जो है सीधा ना होकर के, क्या होता है कि ये चीज ऐसे अंदर डूब जाता है और ये बॉडी इस तरह से फूल कर इस तरह से ऊपर हो जाती है। और यहाँ से इस तरह से, मतलब इसका हाथ और पैर दिख सकता है, पेट दिखेगा, और ये सर नहीं दिखता है। तो इससे पता नहीं चल पाता है कि यह बॉडी किसी पुरुष की है या महिला की है। तो लोग उसको निकालते हैं तभी पता चलता है, लेकिन इस तरह से ऊपर से देखकर पता नहीं चल पाता है। अगर वो शर्ट पर्ट पहना है तभी तो कोई आदमी अगर डूब जाता है तब ऐसी प्रक्रिया होती है। लेकिन ऐसा मतलब इसलिए होता है कि क्योंकि शरीर का जो मतलब घनत्व होता है, मतलब ये जो शरीर के हेड का जो घनत्व होता है, सिर का घनत्व जो होता है, वह पूरे शरीर के घनत्व से ज्यादा होता है। और अगर ये ज्यादा होता है तभी ये डूब जाता है। जिसकी जो चीज ज्यादा, मतलब जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जो भारी होगी उसका घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व से मतलब समझ जाइए कि जो घने, मतलब जिस चीज के अणु, जिस पदार्थ के अणु आपस में बहुत ज्यादा घने होंगे, जैसे इस तरह से पूरे एक ही में सभी अणु सटे हुए हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं इसका घनत्व अधिक है। अगर इतने ही साइज का एक और अणु लेते हैं जिसके अणु बहुत दूर दूर हैं इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। इसके अणुओं की संख्या अधिक है, तो इसका घनत्व क्या होगा कि ज्यादा हो जाएगा, और इसका घनत्व कम हो जाएगा। तो ए वाली जो छोटी वाली वस्तु है, ए वाली जो वस्तु है, यह वस्तु डूब नहीं डूबेगी, तैरेगी। और ए वाली वस्तु डूब जाएगी। अगर इसका घनत्व ज्यादा रहेगा तो डूब जाएगी, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो डूब जाएगी। याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका है। और इस घनत्व के फार्मूले पर एक वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज। क्या नाम था, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत दिया था। ये पूछ देता है कि तैरने का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया था। ज्योतिष फ्लक्स और प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो ज्योतिष फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। और देखिए, कार्य करने की एक क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने करने की क्षमता को हम लोग, कार्य करने की क्षमता, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग
क्या बोलते हैं? इसका तो मात्रक हो जाएगा वाट। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, याद रखिएगा। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। देखिए, किसी भी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं उनका सभी का मात्रक क्या होता है? जूल। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब देखिएगा कि नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, विद्युत प्रवाह की एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत प्रवाह किसको बोलते हैं? कि तार में कितनी विद्युत, मान लीजिए कि एक तार है, इसमें कितने विद्युत के इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, उसी को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। आगे देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट इंटू मीटर होता है। अगला सवाल है कि त्वरण की विमा क्या होती है? तो त्वरण, देखिए त्वरण से सवाल पूछ देता है कभी कभी, तो लोग इसमें अटक जाते हैं। देखने में तो बहुत आसान है। इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका क्या होता है कि मतलब इसका बीमा पूछ दिया है, तो इसके बीमा में हम लोग यह एम जो है अधिक आ गया है, इसको जीरो लिखेंगे तो किसी भी चीज के किसी भी मतलब किसी भी मतलब संख्या के पावर अगर जीरो है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इससे हम लोग इसको हम लोग डायरेक्ट एल के पावर L1 और टी के पावर -2 लिख सकते हैं। इस तरह से टी के पावर -2 इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एम भी लिखा जाता है क्योंकि यह इसमें द्रव्यमान ऐड कर दिया जाता है। आगे देखिएगा कि समवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? समवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। समवेग किसको बोलते हैं? द्रव्यमान। देखिए, समवेग जो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग जो होता है समवेग कहलाता है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड। देखिए भी पीछे बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये होता है। आगे देखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट आवर, किलोवाट प्रति आवर होता है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है कि चुंबकीयशीलता का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी प्रति मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 होता है। ये सवाल पूछ देता है कभी कभी। आर्डोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? आर्डोमीटर क्या होता है? दूरी मापता है। और टेकोमीटर भी, टेकोमीटर क्या करता है? आप लोग चलती हुई पहिए की मतलब रफ्तार को मापने का काम करता है। श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो प्वाइज होती है। श्यानता गुणांक हम लोग प्वाइज में बोलते हैं। अगला सवाल है 41 नंबर का सवाल है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई क्या होता है? एसआई मात्रक यहाँ पे होगा। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आगे देखिएगा कि किनका मात्रक समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। देखिए, हम लोग बताएं कार्य, कार्य को हम लोग बोलेंगे कि मतलब इसको भी हम लोग जूल में मापते हैं और इसको भी हम लोग जूल में मापते हैं। आगे देखिएगा कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है? तो विद्युत का मात्रक है। एम्पियर घंटा विद्युत विभव का एसआई, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव, वोल्ट को हम लोग विभवांतर भी बोलते हैं। विभवांतर, विभवांतर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। एक होता है KWH, किलोवाट घंटा। KWH होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 3.6 × 10⁻6 10⁻6 बोलेंगे, इतना होता है किलोवाट घंटा, इतने जूल के बराबर होता है। अब यहीं पर कहीं कभी कभी यह क्या करता है कि इसको 36 कर देगा, इसको क्या करेगा 36 कर देगा, और इस 10 को क्या करेगा एक 10 कम करके यहाँ पे 10⁻5 कर देगा। आगे सवाल देखिएगा कि किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो मोल का प्रयोग करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मतलब मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको, उसका मात्रक होता है मोल। यह कहाँ से लिए गया है? तो एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम में जो होते हैं
7 मात्रक होते हैं और यह 7वां मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा को मापने का काम करता है। आगे देखिएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक अभी पीछे बताए हैं, न्यूटन होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को हम लोग ओम मीटर से मापते हैं। ओम मीटर, ये ओम नहीं होगा, ओम मीटर से मापते हैं। यहाँ पे मीटर ऐड कर लीजिएगा। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, लेक्टोमीटर। एक और सवाल पीछे पूछे थे कि हाइग्रो और हाइड्रो, तो हाइड्रोमीटर का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा कि मतलब हाइड्रोमीटर क्या होता है या किस चीज को मापता है। लेक्टोमीटर देखिए क्या होता है कि यह दूध के किस चीज को मापता है, तो घनत्व को मापने का काम करता है लेक्टोमीटर। अब देखिए कि ऊर्जा की बीमा क्या होती है, तो ऊर्जा की बीमा होती है एम एल पर +2 पावर और टी पर -2 पावर। आगे देखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने E बराबर mc² का फार्मूला दिया था, जहां पर m था किसी पदार्थ का द्रव्यमान और c था प्रकाश की चाल, और E बराबर जो थी स्पीड, इसको बोलेंगे स्पीड बोलेंगे, और E जो था एनर्जी बोलते हैं। तो इन्होंने ये सिद्ध किया था कि एनर्जी से हम लोग पदार्थ के द्रव्यमान में एनर्जी होती है, द्रव्यमान से एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इन्होंने यही सिद्ध किया था। आगे देखिएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। ये सवाल है, ये सवाल बहुत पुराना है, इसको ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ये सवाल मतलब बहुत कम पूछता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, थर्मोस्कोप गैलीलियो ने किया था। थर्मोस्कोप देखिए क्या होता है कि यह बहुत दूरी को मापने का काम करता है, ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरी को मापने का काम करता है। भाप का इंजन किसने बनाया था, तो जेम्स वाट ने बनाया था। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ है, केंद्र कहाँ है, तो खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में स्थित है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है, पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर क्या करता है कि अत्यधिक तापमान, मतलब जैसे सूर्य, तारे जैसे परमाणु भट्टी जो है, परमाणु की भट्टी जो होती है, परमाणु भट्टी जो होती है, उसके तापमान को मापने का काम करता है पायरोमीटर। लक्स देखिए, लक्स किसको मापता है, तो प्रदीप्ति को मापता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। देखिए इसको हम लोग HZ से प्रदर्शित करते हैं, हर्ट्ज को आवृत्ति का मात्रक होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वोल्ट एम्पियर। इसको हम लोग ओम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम, ओम बोलते हैं। ओम से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। दो भौतिक राशियों का समान, मतलब कौन सी दो राशियां हैं जिनका मात्रक समान होता है, तो वेग और चाल का मात्रक होता है समान होता है। अब देखिएगा कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। देखिए भार जो होता है, हर जगह बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता है, कहीं ना कहीं इधर उधर जाने पर बदल जाता है। स्थान बदलने पर भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान, इससे सवाल पूछ देता है कि क्या भार बदलता है, तो इसका आंसर होगा यस। और द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आप 70 किलो के हैं तो 70 किलो ही रहेंगे, यह आपका द्रव्यमान है। लेकिन आप वहाँ पे जो वजन होगा, भार होगा, वह बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जी का मान होता है अलग होता है पृथ्वी के अलावा। आगे देखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। आगे देखिएगा कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो यह कैलोरी। जो देखिए मानव शरीर की जो ऊर्जा होती है, इसको हम लोग कैलोरी में ही मापते हैं। और ये भी बोलते हैं कि हमने आज इतने कैलोरी बर्न किया, इतने कैलोरी, ये मतलब एक्सरसाइज किए तो इतने कैलोरी तक हमने मतलब एक्सरसाइज किया। आगे देखिएगा कि सदिश क्या होता है। सदिश में हम देखिए बताते हैं कि सदिश जो होता है, जिसकी दिशा होती है और जिसमें परिमाण होता है,
उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। और सीधा सीधा रूल होता है कि जिस राशि में दिशा होती है और परिमाण दोनों होता है उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। अदिश का जो होता है कि अदिश उसे बोलते हैं जिसमें दिशा तो नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब देखिएगा कि इन सब के उदाहरण हम आगे बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे है लिखे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल एक सदिश राशि है क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा होती है। आगे देखिएगा कि अदिश क्या होता है? अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां हैं तो ये देखिए दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, गुप्त ऊष्मा, पृष्ठ तनाव और दाब। देखिए दूरी को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान लीजिए कि कहीं पर हम लोग को जाना है तो यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख दिया है, तो ए से बी की ओर जाना है मान लीजिए, तो दूरी हम लोग इसको बोलते हैं। इस तरह से जो जाता है यहाँ से तो ये 5 किलोमीटर इसका विस्थापन है, लेकिन इस तरह से जा रहा है तो यह मान लीजिए कि 7-7.5 किलोमीटर चल गया तो इसको हम लोग बोलेंगे दूरी। लेकिन यह किस दिशा में इस तरह से घूमते हुए गया है लेकिन अब पहुंचा है कहीं ना कहीं भी पर, तो ये जो इस रास्ते से चलेगा जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है इसको हम लोग बोलते हैं दूरी। और यही चीज़ जब यह सीधा चलेगा तो इसको बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? जब यह सीधा चलेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर सीधा चलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। आगे देखिएगा कि मतलब आगे जो है कि सदिश राशियां हैं विस्थापन, वेग, त्वरण और आवेग। देखिए सदिश राशियां क्या होती हैं कि जो सदिश राशियों से सदिश बनती हैं। जैसे विस्थापन जो होता है और वेग जो होता है इन दोनों में संबंध होता है। तो अगर विस्थापन है तो विस्थापन सदिश राशि है तो वेग कहीं ना कहीं सदिश राशि होगी। लेकिन अगर उसमें एक भी अदिश राशियां आ जाएं तो क्या होगा कि वो राशि अदिश हो जाएगी। नहीं तो अगर दोनों सदिश राशियां हैं, एक अदिश राशि नहीं है, तो मतलब हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। जब अगर आ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं सदिश। अब देखिए समय प्रति ग्राफ की दूरी को निकालने के लिए, जैसे समय प्रति ग्राफ इस तरह से देता है, समय और गति के ग्राफ में इस तरह से देता है। यहाँ पे लिख देता है टाइम और यहाँ पे लिख देता है स्पीड। तो अगर ऐसे बोल देता है कि इस तरह से 5-4 इस तरह से, 5-10 यहाँ पे 5-10-15 इस तरह से, और बोल देता है कि 5 सेकंड में चली गई दूरी को निकालिए। तो जब दूरी को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उठाएंगे और इसके क्षेत्रफल को हम लोग निकाल देंगे। इस 5 सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वह कितनी होगी, तो क्षेत्रफल को निकालेंगे तो यह पता चल जाएगा। आवेग क्या होता है कि आवेग होता है बल गुणे समय अंतराल को हम लोग आवेग बोलते हैं। आगे आगे देखिएगा कि समवेग क्या होता है? समवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो बल बोलते हैं। समवेग परिवर्तन की दर जो होती है न्यूटन के जो दूसरा नियम होता है, सेकंड नियम होता है, उससे हम लोग निकालते हैं बल का सूत्र यानी बल का फार्मूला। देखिएगा बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से निकलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होती है? बल की परिभाषा निकलती है। न्यूटन के फर्स्ट नियम से हम लोग बल की परिभाषा निकालते हैं और न्यूटन के सेकंड नियम से हम लोग बल का सूत्र निकालते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम से हम लोग क्या निकालते हैं? बल का सूत्र निकालते हैं। लेकिन अगर न्यूटन के थर्ड नियम से पूछ दे तो क्या निकालते हैं? वही चीज निकाला जाता है बल की प्रकृति। क्या निकालते हैं? बल की प्रकृति। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देता है। आगे देखिएगा कि नॉट क्या है? नॉट क्या होता है कि जलयान की गति को मापने का काम करता है। किसी भी समुद्र में चल रही जो नाव होती है उसकी जो गति होती है उसको मापने का काम करता है नॉट, यानी नॉटिकल मील होता है। समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? तो फायदम में मापी जाती है। जैसे समुद्र कितना गहरा है उसको हम लोग मापते हैं फायदम से। और यह मापने के लिए जो समुद्र की गहराई को मापने के लिए की एक मतलब मशीन प्रयोग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोनार बोलते हैं। समुद्र में स्थित जो कोई वस्तुएं हैं उनको पता करने के लिए कौन सी वस्तु है, कोई मतलब कितनी बड़ी है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज क्या होता है? तो रेन गेज क्या करता है कि वर्षा की मात्रा को मापता है। आगे देखिएगा कि 80 अब तक लगभग 20 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। आगे देखिएगा कि अमीटर से क्या समझते हैं? तो यह विद्युत धारा को मापने का काम करता है, या कहीं ना कहीं विद्युत धारा को मापने का काम करता है। आगे देखिएगा कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर जो होता है भूतल की ऊंचाई को मापने का क्या एल्टीट्यूड को मापने का अल्टीमीटर से एल्टीट्यूड ले लीजिएगा और यह भूतल की ऊंचाई को मापने का काम करता है।
देखिए फुट को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो फुट को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3048 से गुणा कर देंगे तो यह फुट जो होगा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। आगे देखिएगा कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वह दूरी किस समानुपाती है, तो किसके समानुपाती है, तो गिरते हुए समय के वर्ग के समानुपाती। जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वह कहीं ना कहीं जो समानुपाती होती है टी, मतलब टाइम के या मतलब समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, यही बोला है। देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए व्यक्ति यात्री मतलब बैठे हुए यात्री का जो सिर होता है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण होता है, स्थिरता का जड़त्व होता है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन अचानक चल दी तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अगर ट्रेन इधर आगे की तरफ बहुत स्पीड से चल रही है तो आपका जो सर है पीछे मतलब कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। और आप अगर सीट पर बैठे हैं तो सीट में ही टकरा जाएगा, लेकिन आप लोहे पर बैठे हैं, लोहे के किनारे बैठे हैं तो आपका सर लोहे में टकरा जाएगा। लेकिन वहीं एक सवाल और होता है कि जब एक ट्रेन जो होती है अचानक ब्रेक मार दे, रोक दे, या कोई गाड़ी हो अचानक रुक दे तो वो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। तो यह किस चीज का मतलब सिद्धांत है, या तो गति का जड़त्व होता है, जिसमें आदमी चलते हुए रुके और झटका महसूस करे तो वहां पर गति का जड़त्व होगा। लेकिन अगर रुका हुआ अगर अचानक चले तो वहां पे क्या होगा कि स्थिति का जड़त्व होगा। आगे देखिएगा कि रॉकेट का सिद्धांत क्या होता है। तो रॉकेट का सिद्धांत जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं समवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। अगर ये पहला ऑप्शन दे दिया समवेग संरक्षण तो इसको टिक कर देंगे, लेकिन अगर समवेग संरक्षण नहीं दिया है तो रॉकेट के सिद्धांत को हम लोग मारेंगे न्यूटन के तृतीय नियम को। आगे देखिएगा कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। आगे देखिएगा कि गति का समीकरण बताइए। गति का समीकरण जो होता है कि 3 समीकरण जो दिए थे इन्होंने न्यूटन ने, और इसका पहला मतलब इसका सूत्र होता है v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए इन सब में संबंध पूछता है कि पहला जो सवाल है किस किस में मतलब पहला जो सूत्र है किस किस में संबंध बताता है, तो u और a को जीरो कर दीजिए, u और a को जीरो कर दीजिए तो जो बच जा रहा है देखिए u और a को जीरो कर देंगे तो t और v बच जाएगा। यानी पहला जो सूत्र है वेग और समय में संबंध बताता है। क्या बताता है, वेग और समय में संबंध बताता है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पे दूसरा में देखेंगे तो दूसरा क्या करता है कि इसमें यहाँ पे u को जीरो करेंगे और a को जीरो करेंगे तो यहाँ पे यह स्थिति यानी विस्थापन और समय में संबंध बताता है। विस्थापन और समय में संबंध बताता है। आगे देखिएगा कि अब यहीं पर फिर u और a को जीरो करेंगे तो यहाँ पे जो होता है वेग और स्थिति मतलब वेग, और तीसरा जो होता है वेग और विस्थापन को बताता है, विस्थापन में संबंध बताता है। तो ये सब पूछ देता है कि मतलब पहला नियम जो है किस किस में संबंध बताता है, दूसरा नियम जो है किस किस में संबंध बताता है, और तीसरा नियम जो है किस किस में संबंध बताता है। आगे देखिएगा कि 88 नंबर का सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा बचा है। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग की गलती है। मैं आप लोगों के लिए यह सब जो कंटेंट है बहुत मतलब मेहनत लगती है, थोड़ा सा अगर आप लोग मदद करेंगे चैनल को ग्रो करने के लिए, अगर लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएंगे तो लोग जानेंगे कि अच्छे सवाल होते हैं। वन लाइनर देखने में है लेकिन इसका डिस्कशन मैं धीरे धीरे मतलब इसको बढ़ा के आप लोगों को बताता रहूँगा। इसमें कुछ न कुछ वन लाइनर देखिए लिखने में क्या होता है कि थोड़ी सी आसानी होती है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि टॉपिक वाइज न पढ़ करके, मैं वीडियो को टॉपिक वाइज भी डालूंगा चैनल पे, अगर मेरा ये मानना है कि टॉपिक वाइज न पढ़ करके अगर आप लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं तो सवाल को आप लोग ज़्यादा कर पाएंगे, और जब ज़्यादा सवालों को टैकल करेंगे तो उन सवालों में मतलब भटकेंगे नहीं और आपका दिमाग एक सुचारू रूप से चलने में मतलब सहायता करेगा। आगे देखिएगा कि 88 नंबर का एक सवाल है,
88 नंबर के सवाल में पूछा है कि किस मार्ग पर दौड़ते समय अधिकतम त्वरण प्राप्त होगा। तो ये वृत्ताकार, देखिए कि आप लोग देखे होंगे कि जो आर्मी वार्मी की जो दौड़ होती है वो कहीं ना कहीं इस ऐसे वृत्ताकार मार्ग पे दौड़ होती है। आप देखेंगे कि ओलंपिक की जो दौड़ होती है इस तरह से मतलब वृत्ताकार मार्ग बना होता है, गोल मार्ग बना होता है। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, दीर्घ वृत्त के जैसे बना होता है। और इस पर लोग दौड़ते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जब वेग बदलता है, बदलते समय के अनुसार जब वेग बदलता है तो इसका वेग बदलते हुए वेग के कारण क्या होता है, त्वरण भी बदल जाता है। हमेशा त्वरण बदलता रहता है। तो यही पूछ रहा है कि किस मार्ग पर अधिकतम त्वरण प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकतम त्वरण प्राप्त करने के लिए हम लोग मान लीजिए कि हम लोग इसी मतलब गोलाकार पथ का यूज करेंगे, तो हम लोग गोलाकार पथ पर अधिकतम त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो कोणीय वेग बोलते हैं। आगे देखिएगा कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, घट जाएगा। देखिए जब क्या होता है कि त्वरण ऋणात्मक होगा, जब त्वरण का मान नीचे आएगा, त्वरण को हम लोग एक्सीलेटर बोलते हैं। जैसे आप दो पहिया वाहन चलाते हैं तो एक्सीलेटर ऐंठते हैं, तो इसका मान जब एक्सीलेटर को आप लोग कम करेंगे तो इससे आप लोग समझ जाए कि इस कोई भी दो पहिया वाहन है उसका वेलोसिटी यानी वेग क्या होगा कि कम हो जाएगा। यही सवाल है। इससे आप लोग अगर आप फिजिक्स को आप लोग अपने जीवन में उतार कर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स बहुत कठिन नहीं है, तो मतलब इसके फार्मूलों पर जो सवाल आते हैं वो थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी जो है बहुत मज़ेदार थ्योरी होती है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आगे देखिएगा कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में आता है, तो यह भारहीनता की स्थिति में आ जाता है। अब देखिए मुक्त रूप से गिरने के लिए पूछ दे रहा है, तो मुक्त रूप से गिरना मतलब कि आप कहीं से गिर रहे हैं, डायरेक्ट एकदम कूद रहे हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो स्थिति होगी आप उसमें अपने आप को एकदम हल्का जीरो, मतलब समझे कि आपका वजन कुछ नहीं है, आप एकदम जीरो हो चुके हैं। मतलब आप लोग कभी बैठे होंगे लिफ्ट में, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है कि आप लोग को लगेगा कि हमारा भार जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। क्या है, भार थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन वहीं पर आप जब लिफ्ट नीचे को आती है, अचानक लिफ्ट नीचे को आती है तो आपको लगता है कि हम थोड़े हल्के हो गए हैं। लेकिन अब आप उसी लिफ्ट में रहते हैं, अगर अचानक इसी लिफ्ट की तार टूट जाए, अचानक ये तार टूट जाए तो आपका भार जो होगा जीरो महसूस होगा और आप क्या होगा कि मतलब नीचे लिफ्ट के साथ ही गिर जाएंगे और आपकी मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। भगवान करें कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट की तार टूट सकती है। तो मेरे ख्याल से कि लिफ्ट से बचने के लिए स्टेशन स्टेशन पे बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आप लोग मतलब बहुत लंबी बिल्डिंग है जो 80 माले की बिल्डिंग है, 80 तल्ले की बिल्डिंग है, 50 तल्ले की बिल्डिंग है, 40 तल्ले की बिल्डिंग है, इस पर अगर चढ़ना है तो लिफ्ट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इससे गिरेंगे तो सीधा मरेंगे। लेकिन अगर दो दो तल्ला 3 तल्ला अगर चढ़ना है तो आप लोग क्या करिए कि सीढ़ी का यूज कीजिए, क्योंकि इस पर से गिरने पर कुछ नहीं होगा, अच्छा रहेंगे। तो सीढ़ी का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग को जैसी सुविधा हो वैसा प्रयोग कीजिएगा, जिसके जिसके यहाँ जो साधन हो उसका प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि मेरा काम है बताना, आप लोग का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और आप लोग इस सवालों के जरिए फिजिक्स को समझ सकते हैं। देखिएगा कि वेग और समय का गुणनफल किस मान के बराबर होता है, तो विस्थापन होता है। वेग और समय के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। अगला सवाल होता है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि यह क्या होता है कि पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो पृथ्वी होती है ना, वो क्या होता है कि पश्चिम, इधर जो होता है, इधर जो होता है पश्चिम, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं पृथ्वी, यहाँ यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे पूरब है, यहाँ पे पूरब है। तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती, इस तरह से घूमती है। तो सूरज कहीं ना कहीं हमेशा पूरब से निकलने का काम करता है इसी वजह से। आगे देखिएगा कि गति का अध्ययन को क्या कहते हैं, गति के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। आगे देखिएगा कि एक गेंद को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकें तो वह अधिकतम दूरी को तय कर सकेगी। तो कितना मतलब किस क्षैतिज कोण पर पूछ रहा है, किस क्षैतिज कोण पर, तो 45 डिग्री का एंगल पर अगर आप लोग फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी को तय करेगी। देखिए क्या होता है कि
मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, इस ग्राउंड से यहाँ से क्रिकेटर बल्ले से गेंद को मार रहा है, तो कितना अगर अधिक दूरी मारनी है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी गेंद को 37 से फेंक भी रहे हैं, तो अगर 45 डिग्री पर, अगर नीरज चोपड़ा जो सर हैं, उनको हम लोग सर ही बोलेंगे क्योंकि वह एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं नीरज चोपड़ा जो हैं नीरज चोपड़ा, उनको अगर भाला फेंकना है उनको अगर भाला फेंकना है तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का, इसी फिजिक्स के इसी नियम का यूज करते हैं। और देखिए अगला, देखिए कि प्रक्षेप गति का पथ जो होता है परवलयाकार होता है। 100 क्वेश्चन थे और मुझको आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक होंगे। यदि एक लड़का, देखिए यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही एक ट्रेन में बैठा हुआ है और वह गेंद हवा में फेंकता है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगी, उसी के हाथ में गिर जाएगी। देखिए क्योंकि वह उस ट्रेन में उसकी भी गति वही है जो ट्रेन की गति है। तो समान गति में अगर आप कूदते हैं, उछलते हैं या गेंद को फेंकते हैं, तो वो आपके ही मतलब स्थान पर गिरेगी। वह कहीं दूसरी, अगर इसकी गति बदलती है, ट्रेन की गति बदलती है या कम होती है या ज़्यादा होती है, तो आगे पीछे हो सकता है। अगर ज़्यादा होगी तो पीछे गिरेगी, अगर कम हो जाएगी तो आगे गिरेगी। आगे देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण क्या होता है कि हवा में फेंकी हुई गेंद। आप किसी गेंद को यहाँ से, मान लीजिए इस तरह से आप गेंद को उठाए और इस तरह से फेंक दिए, तो ये जो गति होती है, ऐसे जो गति होती है कि किसी भी पिंड की ऐसी गति होती है, जो हम लोग बोलते हैं आकाश में गेंद को जब फेंकते हैं तो देखते होंगे इस तरह से गिरती है, इस तरह से गिरती है। तो ये वाली गति हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे देखिएगा, दो और बचे हैं। यांत्रिक लाभ क्या होता है कि यांत्रिक लाभ, किसी भी चीज का यांत्रिक लाभ होता है भार बटे आयास। यह देखिए मशीन की क्षमता का फार्मूला जो होता है, मशीन की क्षमता का जो फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात, ये सब पूछ देता है। तो यहाँ तक डिस्कशन जो था मेरे ख्याल से अच्छा रहा। और आप लोग यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो वीडियो को क्या करिएगा कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को क्या करिएगा कि लाइक तो करके और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को कहिए कि दोस्त सब सब्सक्राइब कर लें, सरप्राइज कर लें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।